Good evening, guys. Welcome to my special evening session on विप्रो स्टॉक। आज मैं आपको विप्रो स्टॉक का एनालिसिस करके बताऊंगा कि विप्रो स्टॉक हमें कहाँ बाय करना चाहिए, कैसे बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म हमारा क्या पर्सपेक्टिव है। विप्रो स्टॉक इन द मंथ ऑफ मार्च 22 वहाँ से इसमें कंटिन्यूस सेल फॉल आया और मार्केट अपने 21 EMA को क्रॉस नहीं कर पाया विप्रो स्टॉक और कंटिन्यूसली उसको टच करने की और उसको क्रॉस करने की कोशिश करता रहा, बट सारे अटेम्प्ट फेलियर हुए। यहाँ पे 20 जुलाई के आसपास मार्केट ने विप्रो स्टॉक ने एक क्रॉस करने की कोशिश की और फिर बाद में अपने 65 EMA जो वाइट कलर की लाइन जो दिख रही है हमें 65 EMA की, उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहाँ से फिर कंटिन्यूस एक और सेल ऑफ आया। मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक और कोशिश की बट फिर से सेल ऑफ आ गया और उसको क्रॉस नहीं कर पाया, बट इस बार नया लो नहीं बनाया। मार्केट फिर से ऊपर जाता है और अपने 21 EMA और 65 EMA को क्रॉस करता है। कुछ दिन वहाँ पे ट्रेड करके टाइम पास करने की कोशिश करता है और फिर से इसको ब्रेक कर देता है और प्रीवियस सारे लो को कट करके नीचे की तरफ आ जाता है। मार्केट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 21 EMA 65 EMA और 233 EMA वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें अगर 223 EMA सबसे ऊपर और 65 बीच में और 21 नीचे है तो वो स्टॉक मंदी का स्टॉक रहता है। उस स्टॉक को कब बाय करना चाहिए, कैसे बाय करना चाहिए, उसके बारे में बताया था। मैं आज आपको उसका एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आईटी स्टॉक्स में कंटिन्यूसली सेल है और विप्रो स्टॉक भी आईटी स्टॉक का पार्ट है और कंटिन्यूसली 21 EMA के नीचे ट्रेड किया है। यहाँ पे मार्केट बेरिश ट्रेंड में होने के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग बनाता है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल अगर डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के आसपास बनती है और नीचे की तरफ बनती है और उसके बाद में कोई फॉलो थ्रू नहीं होता है तो एक तरह का ये बुलिश रिवर्सल माना जाता है, क्योंकि ये एक सस्पेशन क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए कि मार्केट को कंटिन्यूस मूव देना चाहिए था डाउन ट्रेंड का और मार्केट बना रहा है बेरिश रिवर्सल कैंडल। बेरिश रिवर्सल कैंडल वो भी सपोर्ट पे बना रहा है इन डाउन ट्रेंड, तो फिर ये एक एम्बिग्विटी होती है और इस एम्बिग्विटी में नेक्स्ट डे मार्केट एक डोजी रिवर्सल कैंडल बनाता है और फिर गैप अप के साथ इस कैंडल को क्रॉस करता है। फर्स्ट टाइम 21 EMA को टच करता है और वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ आके प्रीवियस जो भी ऑक्शनिंग हुई थी, बायर्स थे वहाँ पे और जो भी सेलर्स थे उन सबको कट करता है और फ्लश करके सेम डे ऊपर एक पिन बार कैंडल बनाता है जो कि एक बुलिश पिन बार कैंडल है और फटाक से जल्दी से जाके अपने 21 EMA को क्लोज़ करता है। 21 EMA को क्लोज़ करके 3 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और गैप अप के साथ अपने 65 EMA को भी क्रॉस कर लेता है। यहाँ पे 65 EMA को रीटेस्ट करने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करता है और इतने में 21 EMA भी 65 EMA के ऊपर आ जाता है, जो कि एक बुलिश क्रॉसओवर पैटर्न है जिसमें 21 EMA ऊपर चला जाता है और 65 नीचे। मार्केट उसके बाद विप्रो स्टॉक में कंटिन्यूसली अपनी सारी रेजिस्टेंस को काटते हुए जा रहा है। ये वाला जो बैंड है 390 से लेके 420, 412, 415 के आसपास, इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट के पास और विप्रो स्टॉक के पास काफ़ी स्कोप हो जाएगा अपने 65 EMA को कट करने का और 65 EMA भी इसका जो प्लेस है वो 413 रुपये पे है। अगर 413 रुपये को ये क्रॉस करता है और वापस रीटेस्ट के लिए आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं स्टॉक को और एक बड़े टारगेट के लिए आप इसको रख सकते हैं। अगर आप 3 से 4 साल का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो आप 352 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसको क्रॉस करने के बाद 420, 415 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं और एक ऑल टाइम हाई के लिए टारगेट रख सकते हैं 3 से 4 सालों में। मार्केट के पास इस समय ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 530, 615 और ऊपर 750 के आसपास की रेजिस्टेंस है, बट हम एक एक रेजिस्टेंस को एक एक करके कट करना चाहेंगे तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना चाहता हूँ। ये स्टॉक भी अपने 21 EMA पे काफ़ी दिनों से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है और अपने 65 को भी क्रॉस कर दिया है। अब 65 मिडिल में आ गया है और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर स्टॉक 21 EMA के ऊपर ट्रेड करता है तो वो एक बुलिश स्टॉक माना जाता है। अब इसको सारे अपने जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे
पहले इसने 65 का किया है और अब इसको जल्दी से अपने 233 EMA को क्रॉस करके एक बुलिश पैटर्न बनाना पड़ेगा ताकि ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर सके। Thank you guys. Please do like, share and subscribe my channel. If you have any query and concern, please do let me know so that we can resolve and discuss your query and concern. If you have any investment in any other stock or you want me to do analyze that stock, please comment your stock in the inbox and do let me know. Thank you guys. Keep sharing and watching.